हेलो माय डियर स्टूडेंट, चलिए आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टेंस। टेंस को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आज से पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलवार वाइज पढ़ेंगे, एकदम रेगुलर अब कॉन्टिन्यूटी के साथ हम लोग पढ़ेंगे टेंस को। और हम लोग एक एक चैप्टर को ऐसे ही कंप्लीट करते जाएंगे। टेंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे नरेशन, नरेशन के बाद वॉइस, ऐसे करके हम लोग अपनी सारे इंग्लिश के सिलेबस को ख़त्म करेंगे। तो चलिए मेरे दोस्त, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टेंस की टेंस होता क्या है। तो देखिए, टेंस को सबसे पहले हम समझते हैं कि टेंस होता क्या होता है। टेंस को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं, वो तो लिखा हुआ है, पहले मैं अपने हैंड राइटिंग द्वारा समझाता हूँ। टेंस जो होता है, सबसे पहले हम समझते हैं टेंस। टेंस जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले एक कहानी के द्वारा समझते हैं कि टेंस समझिए एक व्यक्ति का नाम है। किसका नाम है जी? एक व्यक्ति का नाम है। टेंस जो है एक व्यक्ति का नाम है। उनके 3 बच्चे हैं। उनके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। जिनके फर्स्ट बच्चे का क्या नाम है? प्रेजेंट टेंस। सेकेंड का क्या नाम है? पास्ट टेंस। और थर्ड का क्या नाम है? फ्यूचर टेंस। तो टेंस हमारे एक पर्सन हो गए। उनके कितने बच्चे हो गए? 3 बच्चे। एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस, एक फ्यूचर टेंस। अब क्या होता है, जब जैसे हमारे भारत में क्या हमारे मोदी जी द्वारा लगाया गया ना, हम दो हमारे दो। तो ये जो टेंस है, ये टेंस जो व्यक्ति हैं, इस घर के जो पर्सन हैं, इन्होंने इन तीनों पर क्या किया? कंडीशन लगाया कि हम एक लेकिन हमारे 4, हम एक लेकिन हमारे कितने? 4 होने चाहिए। 4 से कम नहीं, 4 से ज़्यादा नहीं। मिनिमम और मैक्सिमम कितना होने चाहिए? 4 होने चाहिए। तो जब प्रेजेंट की बात करते हैं, जब इनका हम सब डिवीज़न करते हैं, तो हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो ये हमारे टेंस को कितने टेंस टेंस के कितने टाइप्स हुए? 3 टाइप्स हुए। फर्स्ट हुआ हमारा प्रेजेंट टेंस, सेकेंड हुआ पास्ट टेंस, और थर्ड हुआ फ्यूचर टेंस। ऐसे ही जब बात करते हैं प्रेजेंट टेंस का, जब इन तीनों को हम सब डिवीज़न करते हैं, तो तीनों को 4, एक होता है हमारा इंडिफिनिट, एक होता है कॉन्टिन्यूअस, एक होता है परफेक्ट, एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जब हम इन तीनों का सब डिवीज़न करते हैं, तो हम इनको सब कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। तो हमारा टोटल कितना हो गया? टोटल हमारा हो गया 12। ठीक है, टोटल कितने हुए? 12, क्योंकि 3 × 4 कितना होता है? 12 होता है। तो चलिए अब एक एक करके हम समझते हैं कि जब प्रेजेंट की बात करेंगे, तो हम प्रेजेंट के साथ क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वैसे जब हम पास्ट की बात करेंगे, पास्ट के साथ करेंगे, तो वैसे हमारा क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसे देखिए, सबसे टेंस, टेंस किसी कार्य या समय अवस्था को व्यक्त करता है। ठीक है, यहाँ तक समझिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम। टेंस क्या होते हैं? टेंस एक व्यक्ति का ना, टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इन तीनों का जब सब डिवीज़न किया जाता है, तो तीनों के 4 सब डिवीज़न होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ऐसे करके हम इनका सब डिवीज़न करते हैं। अब देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है, जो एग्जाम्स में हमारे क्वेश्चन हैं, जैसे एनडीए हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी, जितने भी एग्ज़ाम्स है, जितने भी हमारे भारतवर्ष के वनडे एग्ज़ाम्स है, उनमें क्वेश्चन जो होते हैं वो टेंस से पूछे कहाँ जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हमारे कन्फ्यूजिंग पेयर से पूछे जाते हैं। जैसे कन्फ्यूजिंग सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कन्फ्यूज होता है, कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट में, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्फ्यूजिंग होती है, प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में कन्फ्यूजिंग होती है। तो यहीं से हमारे क्या होते हैं? क्वेश्चन बनते हैं। जो हमारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन होते हैं वो यहीं से बनते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर अब चलिए हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक एक करके ऐसे हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हम क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत क्या होता है? रेगुलर एक्शन, इरेगुलर एक्शन, हैबिट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत हम रेगुलर एक्शन, इरेगुलर एक्शन, हैबिट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ को देखते हैं। जैसे में जब हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए, रेगुलर एक्शन का मतलब क्या हुआ? आई कम हियर डेली, आई कम हियर डेली, ये हमारा क्या हुआ? रेगुलर एक्शन हुआ। ये क्या हुआ हमारा? रेगुलर एक्शन हुआ। आई कम हियर डेली, मैं यहाँ डेली आता हूँ। वह प्रतिदिन स्कूल जाती है। तो क्या होगा? सी गोज़ टू स्कूल एवरी डे, ये उसका क्या हुआ? नियमित कार्य हुआ। ये उसका रेगुलर एक्शन हुआ। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे?
प्रेजेंट इंडिफिनिट के अंतर्गत आएंगे। ऐसे इरेगुलर एक्शन हो गया, अर्थक्विक्स कॉम इन जापान, अर्थक्विक्स क्या होते हैं, कॉम इन जापान। ही स्मूक, ये इसका हैबिट हुआ, वो स्मूक करता है, ये क्या हुआ, हैबिट हुआ। यहाँ पर जब यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते हैं, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, ये क्या हुआ, यूनिवर्सल ट्रूथ हमारा हुआ। ये भी किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। अगर और हम बात करते हैं एक पॉइंट की, जो क्या होता है, स्पोर्ट्स कमेंट्री होते हैं, स्पोर्ट्स कमेंट्री होते हैं, न्यूज़पेपर्स के हेडलाइन होते हैं, ठीक है, वो भी किस में आते हैं, हमारे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स का कमेंट्री, न्यूज़पेपर का हेडलाइंस, वो किस में आते हैं, हमारे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ रिमेंबर, देखिए अभी मैं बताया क्या, न्यूज़पेपर्स के हेडलाइन, क्या न्यूज़पेपर के हेडलाइंस, और स्पोर्ट्स कमेंट्री में भी हम किसका यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। ठीक है, प्रयोग होता है जब न्यूज़पेपर के हेडलाइंस जब लिखते हैं, जब न्यूज़पेपर के हेडलाइन लिखते हैं तो कुछ नियम का हम लोग क्या करते हैं, पालन करते हैं। क्या करते हैं, कुछ नियम का पालन करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, आर्टिकल जो होता है हमारा, आर्टिकल जो होता है ये क्या करते हैं, हम लोग नहीं लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स का कम से कम करते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो हमारा होता है इसका यूज़ हम क्या करते हैं, कम से कम करते हैं। आर्टिकल का यूज़ कम से कम करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, जब ये हमारा क्या हो, ये जब हेडलाइन लिखना हो अगर हम न्यूज़पेपर में, तो ऐसे हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि पीएम सिंग्स डील, सचिन स्ट्राइक द बॉल एंड ऑफ इट अक्रॉस द बाउंड्री लाइन। ये हमारा क्या हुआ, स्पोर्ट्स कमेंट्री हुआ। स्पोर्ट्स कमेंट्री में क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब्स और न्यूज़पेपर के बात को बचाते हैं। अब जब हम बात करते हैं किसका, अब अगर हम बात करें निकट भविष्य के किसी कार्य के बारे में, अगर हम बात करें कि मान लीजिए निकट भविष्य का कोई कार्य हो, ठीक है, जैसे मैं आज रात मुंबई जाने वाला हूँ, कल प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं, ये हमारा क्या हुआ, निकट भविष्य के कार्य हुआ, ये हमारा फ्यूचर का कार्य हुआ। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए साफ लिखेंगे क्या, निकट भविष्य के किसी प्लान्ड कार्य को व्यक्त करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। निकट, अगर कोई निकट भविष्य के कार्य हो, फ्यूचर का ही हो, लेकिन अगर हम उसको लिखना चाहेंगे तो उसको हम किस में लिखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। जैसे देखिए, द प्राइम मिनिस्टर लिव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, ये हमारा क्या है, एक प्लान्ड एक्शन है, फ्यूचर का एक्शन है, लेकिन हम किस में लिखे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे हैं। अगर मैं बोलना चाहूँ कि क्या मैं आज रात मुंबई जाने वाला हूँ, तो क्या बोलूँगा, आई, इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी लिखते हैं प्लान्ड एक्शन को, जो बहुत नज़दीक होता है, क्या, आई एम गोइंग टू मुंबई, आई एम गोइंग टू मुंबई। वो सेट क्या हो रहा है, टुनाइट। थोड़ा सा लिखने में अभी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम समझ गए क्या, यहाँ पर हम कितना बात को समझे, एक बार रिमेंबर करते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम समझे क्या कि जो हमारे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें क्या क्या आता है, उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ हो, रेगुलर एक्शन हो, इरेगुलर एक्शन हो, ठीक है, चाहे न्यूज़पेपर का हेडलाइंस लिखना हो, स्पोर्ट्स कमेंट्री हो, या कोई फ्यूचर का प्लान्ड एक्शन हो, ये सब किस में आते हैं हमारे, ये सब हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर समझते हैं, जहाँ किसी एक्शन का महत्व, ठीक है, जहाँ किसी एक्शन का महत्व हो, उसे होता हुआ दर्शाया जाए, तब सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। देखिए, बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन इस पॉइंट से पूछे जाते हैं। जैसे देखिए, जहाँ हमें क्या करना हो, हमें अपने कंसंट्रेशन, हमारे ऑडियंस का कंसंट्रेशन अपने तरफ करना हो। जैसे मान लीजिए अगर हम बोलना चाहें क्या, अगर अचानक बहुत सारे लोगों, सब किसी को एक तरफ हम कंसंट्रेट करना चाहेंगे, तो क्या बोलेंगे, अप गोज़ द प्लेन, अप गोज़ द प्लेन, क्या, देखो प्लेन जा रही है। सबको अचानक से ताकेंगे ना, अचानक से देखेंगे। जब बात आती है जहाँ किसी एक्शन का महत्व हो, मतलब यहाँ पर एक्शन का महत्व हो, लेकिन उसे होता हुए हमें दर्शाना है, होते हुए दर्शाना है, वहाँ भी हम किसका प्रयोग करते हैं,
प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। यहाँ पर अगर हम बोलना चाहें क्या, हेयर कम्स आवर चीफ गेस्ट, जैसे बोलेंगे हेयर कम्स आवर चीफ गेस्ट, हमारे जैसे ही चीफ गेस्ट एंट्री किया सब किसी का ध्यान किसी कहाँ जाएगा, चीफ गेस्ट की तरफ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ तक के लिए। अब देखिए ध्यान रहे, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ध्यान रहे, ऑफ, हेयर, देयर, इन, आउट, ठीक है, ये हमारे क्या हैं, एडवर्ब्स हैं, क्या हैं, एडवर्ब्स हैं। और जब वाक्य की शुरुआत किससे हो, एडवर्ब से हो, किससे हो, एडवर्ब से हो, तो वाक्य प्रयुक्त, तो वाक्य में प्रयुक्त सब्जेक्ट, वाक्य में प्रयुक्त जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव वॉइस में, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो पैसिव वॉइस के पहले वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है, यहाँ तक के लिए। अब देखिए इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो बनाने के हमारे फार्मूले हैं उसे देखते हैं, ठीक है ना। थोड़ा के कलर का, पेन का कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। आइए यहाँ पर देखते हैं, ये ले लेते हैं हम लोग येलो, अच्छी है। आइए देखिए, जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं, उसको बनाने के लिए करते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर का हम प्रयोग कब करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, आई हो, वी हो, दे हो, यू हो, या कोई प्लुरल हो, क्या हो, प्लुरल हो, तब हम इस वाले फार्मूला का यूज करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए। जब निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, क्या करेंगे, जब निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें हमारे हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डू आएगा, ठीक है। जब प्लुरल सब्जेक्ट रहेगा तो हमारे हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब में सब्जेक्ट के बाद हमारा डू आएगा, उसके बाद से क्या आएगा, नॉट। अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, डोंट लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जब इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी का जब निगेटिव बनाते हैं तो देखिए, जब डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और जब नॉट के हम सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे तो डू प्लस नॉट बराबर क्या होता है, डोंट होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये इस वाले फार्मूला का यूज कब करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, प्लुरल हो। प्लुरल का मतलब क्या हो, आई हो, वी हो, दे हो, यू हो, या कोई प्लुरल हो, जैसे राम एंड श्याम हो। जब प्लुरल हमारे सब्जेक्ट रहेंगे तो क्या लगाएंगे हम, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट या डोंट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे इसके नेक्स्ट फार्मूला को देखते हैं हम। जब हमारी बात आती है, जब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट हो, क्या हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, और उसे हम बनाना चाहते हैं तो उसके पॉजिटिव सेंटेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर होगा उसका क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ई एस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एस या ई एस, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वही जब प्लुरल सब्जेक्ट रहेगा तो ये एस या ई एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। देखो, जब सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, ही आता, सी आता है, इट आता है, या कोई नेम आता है, जैसे एक नाम हो गया, मान लो एक नाम आ जाए, राम आ जाए, मोहन आ जाए, ये हमारे क्या हुए, एक नाम हुए, तो ये क्या हुए, हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हुए। तो इसके साथ जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो ये वाले स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, और जब प्लुरल के साथ बनाएंगे तो क्या, कौन सा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, देखिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये किसके साथ लगेगा, प्लुरल के साथ, किसके साथ, प्लुरल के साथ, ठीक है। और ये किसके साथ लगेगा, ये किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ देखते हैं कि हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं, जो हमारे कॉम्पिटेटिव वनडे भारतवर्ष के जितने सारे एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐसे क्वेश्चन हमको दे देगा, क्या दे देगा, वाट ही नोज अबाउट यू, ये हमारा क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। इसको करेक्ट करने के लिए दे देगा एग्जाम में, तो हम कैसे इसे करेक्ट करेंगे, तो देखिए वाट ही नोज, ये कैसा हमारा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारे हेल्पिंग वर्ब कहाँ होते हैं, सब्जेक्ट से पहले होते हैं। इसमें तो हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस तो हमारा यहाँ पर गलत दिखाई देगा ना। तो चलिए, जब गलत दिखाई देगा तो इसका हम करेक्ट फॉर्म क्या लिखेंगे, तो देखिए हमारे यहाँ पर ये WH वर्ड है, WH वर्ड लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट यहाँ पर ही हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डॉज लगाएंगे। उसके बाद फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा,
उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। ये हमारा अब क्या हो गया, करेक्ट हो गया। वैसे 2 नंबर में अगर देखते हैं तो देखिए आई डोंट नो, ठीक है, आई डोंट नो सही है, यहाँ तक तो वाक्य सही है। यहाँ पर अब जो हमारा वाट आया है ये हमारा क्या क्वेश्चन पूछने के लिए इंट्रोगेटिव के रूप में नहीं आया, ये हमारा आया है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये हमारा वाक्य है वो 100% सही है। यहाँ पर जब 3 नंबर वाले वाक्य को देखते हैं तो दे दिया है द अपील ऑफ द विक्टिम्स, ठीक है, द अपील ऑफ द विक्टिम्स टू ट्रांसफ़र द केसेस रिलेटेड टू राइट्स टू सम अदर स्टेट। तो देखिए यहाँ अपील हमारा जो ऑफ से पहले होता है वो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है, तो अपील हमारा क्या हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ डू नहीं लगाएंगे, डू के साथ हम क्या, डू को चेंज कर देंगे किस में, डॉज में। किस में चेंज कर देंगे, डॉज में। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा, चेंज डू टू डज, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या, वहाँ पर व्याख्या लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं, उसे पढ़ के। अब इसे हम पढ़ते हैं क्या, सिंपल पास्ट टेंस को अब देखते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस आखिर में क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देख लिए, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो सब क्लियर हम लोग कर लिए। अब हमारा बात आता है सिंपल पास्ट टेंस की, कि सिंपल पास्ट टेंस होते क्या हैं। सिंपल पास्ट टेंस में क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम्स में आएंगे वो आएंगे तो कहाँ से आएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देखने वाले, बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहेंगे, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद ये मेरा 100% गारंटी है, आप भारतवर्ष के किसी भी वनडे एग्जाम्स में बैठ जाइए, आपका क्वेश्चन 100% बैठने वाला है। 100% जो आपका क्वेश्चन है यहीं से छपने वाला है, और इसी रूल्स, इसी नियम से आपके क्वेश्चन पूरे सॉल्व होंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर फिर हम लोग देखते हैं क्या, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, जो कार्य खत्म हो चुका है वो किसके अंतर्गत आते हैं, सिंपल पास्ट के अंतर्गत आते हैं। सीधा सी बात है क्या, जो सिंपल पास्ट है, पता चला भूत की किसी कार्य का, जो भूतकाल की कोई कार्य है, जो कार्य हमारी क्या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, पास्ट में वो कार्य हमारे ख़त्म हो चुकी है, वैसी अगर कोई कार्य आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल पास्ट टेंस। अगर सीधा से साधारण से वर्ड में बोले तो रात गई बात गई, रात गई बात गई, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल पास्ट टेंस बोलते हैं। देखिए आई सॉ यू, मैंने आपको देखा, बट यू डोंट सी मी, आपने मुझे नहीं देखा। ये हमारा किसके अंतर, ये भूतकाल की बात हो रहा है ना। सिंपल पास्ट का प्रयोग भूतकाल के रूटीन एक्शन को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे हम लोग प्रेजेंट एक्शन को व्यक्त, प्रेजेंट मतलब डेली रूटीन को लिखने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, वैसे ही हम क्या करते हैं, जो भूतकाल की हमारी रूटीन है उसे लिखने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल बाई बस एवरीडे, मैं प्रतिदिन क्या करता था, स्कूल से जाया कर, मैं प्रतिदिन स्कूल बस से जाया करता था, ठीक है। एक और तरीका होता है हमारे प्रेजेंट सिंपल पास्ट के रूटीन को लिखने के लिए, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे ये भी क्या होते हैं, पास्ट के रूटीन एक्शन के लिखने के लिए यूज होते हैं। सबसे पहले हम इसको प्राइमरी इसको देंगे, सेकेंडरी इसको देंगे, क्यों, सबसे ज़्यादा आजकल क्वेश्चन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं यहीं से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास्ट टेंस के बनाने के जो स्ट्रक्चर हैं वो क्या क्या होते हैं, तो उसे देखते हैं, ठीक है ना। आइए मेरे दोस्त यहाँ पर समझते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का देखें कि क्या स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें देखिए वैसा कुछ नहीं होता है, इसमें सिंगुलर हो या प्लूरल हो सबके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जब बात आएगी हमारी निगेटिव की, निगेटिव सेंटेंस की जब हमारी बात आएगी निगेटिव सेंटेंस की, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सबके साथ हम डी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डिड, और डिड प्लस नॉट, और उसे छोटा फॉर्म में लिखे, शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो डिंट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो गया निगेटिव का। इंटरगेटिव का सेम वैसे ही क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, फिर वैसे लिखेंगे, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब निगेटिव की बात आएगी तो हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जब इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, जब इसको यहाँ पर नॉट को इधर लाएंगे सब्जेक्ट से पहले तो डिंट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं ये नोट से आते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे अच्छे तरीके से समझते हैं कि आखिर में इससे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे कैसे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले इसे हम लोग समझते हैं, रुके पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छे तरीके से इसे समझते हैं।
आइए आइए मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए समझते हैं नोट। क्या अगर वाक्य की शुरुआत क्या होती है, अगर वाक्य की शुरुआत इट्स टाइम, क्या इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम, इट्स हाई टाइम से स्टार्ट हो, ठीक है, हमारा वाक्य किससे स्टार्ट हो, इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम, इट्स हाई टाइम से स्टार्ट हो, तो उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग हो, इट्स के बाद किसका प्रयोग हो, सब्जेक्ट का प्रयोग हो, सब्जेक्ट के बाद हम किसके लिखेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि जब हमारे वाक्य का शुरुआत, जब हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग इट्स टाइम किससे हो, इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम, इट्स हाई टाइम से हो, तो हम उसे किस में बनाएंगे, सिंपल पास्ट में बनाएंगे। किस में बनाएंगे, सिंपल पास्ट में बनाएंगे। इसका कहने का मतलब यही है कि जब हमारे वाक्य की शुरुआत, जब हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो, इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम, इट्स हाई टाइम से हो, तो हम उसको किस में बनाएंगे, सिंपल पास्ट में बनाएंगे। यहाँ पर देखिए इट्स टाइम यू, ठीक है, इट्स टाइम से हमारा क्या हुआ है, सेंटेंस का स्टार्टिंग हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए यू, उसके बाद इट्स टाइम के बाद हमारा सब्जेक्ट भी आ गया, लेकिन यहाँ पर शुड आ गया, ये हमारा गलत है। क्या होगा, हम सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, वर्ब का सेकेंड, इट्स टाइम यू स्टडीड, ये हमारा करेक्ट फॉर्म होगा। बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे डियर स्टूडेंट, इस पॉइंट को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और याद रखेंगे, रिमेंबर नाउ, ठीक है। एक बार और देखते हैं, इसी से मिलता जुलता एक और हमारा नोट्स होता है, ठीक है, जो हमें कन्फ्यूजिंग कर देता है, बार बार हम लोग कन्फ्यूज़ में चले जाते हैं। देखिए लेकिन अगर इट्स टाइम से, क्या, लेकिन अगर हमारा वाक्य इट्स टाइम से स्टार्ट हो, ओके, लेकिन इट्स टाइम के बाद क्या आ जाए, टू आ जाए, क्या आ जाए, टू आ जाए, तो टू के बाद हम क्या करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। टू के बाद हम किसका यूज करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए ये नहीं देखेंगे कि हमारा क्या, सबसे पहले ये तो देखेंगे कि सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, इट्स टाइम से हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसे नोट कर लेंगे, ओके मेरा सेंटेंस किससे स्टार्ट हो गया, इट्स टाइम से, ठीक है, दिस इज वाइल एंड गुड। अब देखिए उसके बाद हम बिल्कुल एकदम ऐसे ही नहीं, आंख मूंद के नहीं, अरे इट्स टाइम देख लिए तो अब भी टू लगा देंगे, नहीं ऐसे नहीं करेंगे। थोड़ा दिमाग को संचित करेंगे, ठीक है, माइंड को रिलैक्स करके थोड़ा सा समझेंगे कि एक और सर ने बताए थे कि क्या, इट्स टाइम के बाद अगर हमारा टू आए, क्या आए, टू आए, तो हम टू के बाद वर्ब का क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर इट्स टाइम के बाद सब्जेक्ट आता है, इट्स टाइम के जस्ट बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट के बाद एकदम क्या लगा देंगे हम, सेकेंड फॉर्म। ये हमारा बहुत अच्छा से क्लियर है। लेकिन अगर इट्स टाइम के बाद अगर हमारा टू आता है, ठीक है, तो टू के बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। जैसे इट्स टाइम टू स्टडी, यह टाइम आपका क्या है, अध्ययन का है, ठीक है, आर यू अंडरस्टैंड। चलिए मेरे दोस्त यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए क्या है यहाँ पर सामान्यतः, देखिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं, देखिए यू डू कम हियर एवरीडे, ठीक है, यू डू कम हियर एवरीडे, ही डिड मेक अ मिस्टेक। जब सामान्यतः एक वाक्य में डू या डज, एक वाक्य में डू या डज एवं डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में पॉजिटिव वाक्य में नहीं होता है, तो मेन वर्ब पर जोर देना हो तो हम डू या डज या डिड का प्रयोग मेन वर्ब के पहले करते हैं। ऐसे वाक्य मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमारा वाक्य यह कह रहा है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम डू, ठीक है, या डू या डज या डिड, ठीक है, इसका यूज़ हम क्या करते हैं, कभी भी हम अपने टेंस में, हम अपने सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में इसका यूज़ नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। जब बात निगेटिव की आती है तब इसका यूज करते हैं। अगर हम देख लिए कि किसी सेंटेंस में डू, डज, डिड, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ हुआ, तो वहाँ से हमें ऑब्वियसली समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर जो हमारा वर्ब है, यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है, उसको क्या करने के लिए, जोड़ देने के लिए, उसको क्या करने के लिए, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या किया गया है, हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के नहीं, मेन वर्ब की तरह डू का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो चलिए अब आगे समझते हैं। यहाँ पर आइए, सिंपल फ्यूचर टेंस हम लोग किसे किसे पढ़ लिए, हम लोग देखिए क्या किए, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ लिए, पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ लिए। अब आ गई हमारी क्या, फ्यूचर, अब हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये दोनों हमारा क्लियर हो गया, ओके ना।
तो चलिए यहाँ पर हम लोग अब किसके पढ़ने वाले हैं, फ्यूचर। फ्यूचर टेंस से हमें क्या समझ में आता है, फ्यूचर, फ्यूचर मतलब क्या, भविष्य। भविष्य मतलब क्या, जो कार्य हमारी क्या हो, जो कार्य हमारी भविष्य की बातों को बताए, भविष्य की चीज़ों को डिनोट करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही तो हम फ्यूचर टेंस बोलते हैं, जो फ्यूचर के किसी कार्य को। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा गया है, बहुत अच्छे अक्षरों में लिखा गया है कि क्या, जो कार्य भविष्य में होगा, ठीक है, जो कार्य भविष्य में होगा वो क्या होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत होगा। जैसे मेरे डियर स्टूडेंट, आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे, पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे। बहुत मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। मान लीजिए किसी मेरे स्टूडेंट का ज्वाइनिंग एनडीए में हो गया, वो आगे चल के ऑफिसर बन गया, ठीक है। किसी मेरे डियर स्टूडेंट का एयरफोर्स में हो गया, किसी का नेवी में हो गया, ठीक है मेरे डियर स्टूडेंट। कोई हमारा सीजीएल में कर चला गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ मेरे बच्चों, ये हमारा फ्यूचर हुआ। हमारे बच्चे फ्यूचर में जाके ये सब काम करेंगे, देश की सेवा करेंगे, यही तो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना मेरे डियर स्टूडेंट। तो इसी को क्या कहते हैं हम, फ्यूचर टेंस बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरे स्टूडेंट, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, जब कोई कार्य भविष्य में होगा, जब कोई कार्य किस में होगा, भविष्य में होगा, तो उसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, सिंपल फ्यूचर टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसे हम क्या बोले, आई शैल मीट यू, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर देखते हैं, आई शैल मीट यू, जाओ जाओ, क्या बात है, आई शैल मीट यू। यहाँ पर जब देखते हैं आई शैल मीट यू, तो इसका हिंदी को हम लोग समझते हैं, मैं तुमसे मिलूँगा, मैं तुमसे मिलूँगा। कब मिलूँगा, जब मेरे डियर स्टूडेंट आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं आपसे मिलूँगा, आप लोग मुझसे मिलेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। तो यहाँ पर जब समझते हैं कि जब आई शैल मीट यू, ये फ्यूचर की बात हो रही है ना, जब मैं आपसे मिलूँगा, आई शैल यू, मैं आपसे मिलूँगा, ठीक है। तो जो कार्य भविष्य के लिए प्लान्ड हो, देखिए हम बताए थे, स्टार्टिंग में ही बताए थे, जो कार्य क्या हो, भविष्य के लिए प्लान्ड हो, वह हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में व्यक्त किया जा सकता है। उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे बताया था ना, आई एम गोइंग टू मुंबई टुनाइट, मैं आज रात, ये क्या हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग उसे लिखे थे, कॉन्टिन्यूअस में लिखे थे, ठीक है ना मेरे दोस्त। लेकिन वो कार्य किसका था, फ्यूचर का था, फिर भी हम लोग उसको किस में डिनोट किए थे, प्रेजेंट में डिनोट किए थे, ठीक है। अब देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस का जो फार्मूला होता है बनाने का, उसे समझते हैं। जब पॉजिटिव की बात करते हैं, ठीक है, कहाँ जा रहा है यार, जब पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल या विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है ना। जब निगेटिव की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव की जब बात करेंगे मेरे डियर स्टूडेंट, तो शैल या विल जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसे बाहर लाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करेंगे, ठीक है ना। शैल विल का प्रयोग हम आगे देखेंगे विस्तार में, किस में देखेंगे, जब हम वर्ब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे कि शैल के इसके साथ विल, सब इसको बिल्कुल इसका ऑपरेशन करेंगे, एकदम अच्छी तरीके से करेंगे, बहुत जल्द उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है ना, मॉडल्स में। अब आइए, अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, यहाँ पर आते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। ये टेंस का जब सब डिवीजन किए थे तो ये प्रेजेंट का सेकंड सब डिवीजन था। फर्स्ट था प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है ना मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए, जब हम समझते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्या समझते हैं मेरे भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट मतलब क्या होता है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, कॉन्टिन्यूअस मतलब कॉन्टिन्यू, जो अभी कॉन्टिन्यू है, जो कार्य वर्तमान में, यानी वाक्य को बोलते समय, जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी कि मैं पढ़ा रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, काम भी हो रहा है, ठीक है, उसे ही हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस करते हैं। वो तो किसके अंतर्गत आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जैसे आप लोग बोलेंगे क्या कि सर मैं पढ़ रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ, सर मैं पढ़ भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ, तो किसके अंतर्गत आएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत आएंगे। आई एम स्टडिंग नाउ, मैं पढ़ रहा हूँ अभी, काम भी हो रहा है और क्या कर रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ। आई एम टीचिंग नाउ, मैं पढ़ा भी रहा हूँ आप लोगों को और लिख भी रहा हूँ, ठीक है। कई बार कार्य क्या होते हैं, जारी अवस्था में होते हुए दिखाई नहीं देते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए मेरे भाई, जब कई बार हमारे क्या होते हैं, कार्य जारी अवस्था में दिखाई नहीं देते, परंतु उन्हें भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे देखिए, पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, क्या हो रहे हैं, दिन पे दिन हमारे क्या हो रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, दिखाई दे रही है क्या, दिखाई नहीं दे रही, लेकिन फिर भी हम उसे किसे करेंगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए,
ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पर 3 स्टार लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निकट भविष्य में होने वाले किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। बताए थे ना, जब हम बोले थे क्या कि आज रात मैं मुंबई जाने वाला हूँ। ठीक है, ये क्या हुए, हमारे भविष्य के फ्यूचर के कार्य हुआ। किसका कार्य हुआ, फ्यूचर का कार्य हुआ। लेकिन हम इसको किस में देखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत देखेंगे। किसके अंतर्गत देखेंगे, प्रेजेंट। जैसे आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, मैं कल क्या कर रहा हूँ, मैं कल मुंबई जाने वाला हूँ। ठीक है, ये क्या प्लान्ड एक्शन है, फ्यूचर का एक्शन है, लेकिन क्या है, निकट है ना, तो इसे हम किस में बनाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए जब बात आती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, ठीक है, समझ गए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सर समझ गए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, समझ गए कि जो कार्य हमें बोलते हुए हो जब बोलते हैं तभी होता भी है, उसे ही हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। दिस इज वाइल एंड गुड। लेकिन जब बात आती है कि सर इसे बनाएंगे कैसे, इसके फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होती है, तो देखिए ये जो हमारे होते हैं, तो जब हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में हम लोग क्या लगाते हैं, आई एन जी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। फिर उसका जब निगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करते हैं, नॉट का ऐड कर देते हैं। ठीक है, और फिर वैसे ही क्या करते हैं, जब क्वेश्चन इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर ऐसे। ठीक है, अब देखिए नोट में ये क्या है, नोट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया मेरे डियर स्टूडेंट। जब एम नॉट का कोई कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म नहीं होता है, बहुत अच्छे। इज का इजेंट होता है, डोंट का डोंट होता है, डिंट डजंट का डिजेंट होता है, डिड का डिंट होता है, लेकिन आई एम नॉट का कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता है। क्वेश्चन टैग में हम अरेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन टैग में हम करते हैं, कर दिया जाता है, लेकिन इसका कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता है। ठीक है ना मेरे डियर स्टूडेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इस एम आर का प्रयोग। ये तो सब कोई जानता है ना, बच्चे बच्चे जानते हैं, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे बहुत बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे, किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ते हुए जाएंगे, एकदम जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक। क्योंकि ये जो आपकी बेंच है ना, इंग्लिश स्पेशल बेंच, बहुत सोच समझ कर बनाई गई है। ये उन सभी बच्चों के लिए है जो पैड कोर्स नहीं ले सकते। ठीक है, ये उन सभी बच्चों के लिए स्पेशल कोर्स बनाया गया। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद आपको किसी पैड कोर्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इसमें इतना डिटेल से देखेंगे ना कि भारतवर्ष का हमारा कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, उसमें के सारे क्वेश्चन यहीं से हिट होने वाले हैं, कहीं नहीं बाहर से जाने वाले हैं। ठीक है ना मेरे भाई। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो मेरे भाई। इतने मेहनत से आपका जो पढ़ा रहे हैं उसका मेहनत का कुछ तो आप लोग दो। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर आप समझते हैं हम, चलिए आते हैं पॉइंट पर, समझते हैं कि इस एम आर कहाँ लगता है। ठीक है, और कैसे बनाते हैं। तो चलिए पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है ना, रेड कर लेते हैं, रेड। चलिए रेड हो गया मेरे पेन का कलर। आइए यहाँ पर समझते हैं इस एम आर का जब बात करते हैं तो इस हमारा जो होता है वो सिंगुलर के साथ लगता है। सिंगुलर में हमारे क्या होते हैं, ही सी इट एवं वन नेम, ये सब क्या हो गया हमारे सिंगुलर, इसके साथ इस लगाते हैं। आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। आर किसके साथ लगता है, प्लुरल, जैसे यू वी दे एंड ऑल प्लुरल, जैसे राम एंड श्याम, सीता एंड गीता। ठीक है, रोहन एंड पूजा, ये सब क्या हुए हमारे प्लुरल नाउन हुए। तो इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, प्लुरल वर्ब लगाएंगे, ऑब्वियस है ना। यहाँ पर देखें मेरे भाई, यहाँ पर हम समझते हैं एक नोट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने वाला हूँ मैं आपको, थोड़ा बोर्ड पर ध्यान देंगे। ठीक है ना मेरे भाई, और समझने का प्रयास करेंगे। रुके, पेन का कलर थोड़ा सा चेंज चेंज चेंज। ओके, आइए क्या लिखा हुआ है, माई फादर इज़ वर्किंग। ठीक है, माई फादर, ओ सैड, कहाँ जा रहा है यार, माई फादर इज़ वर्किंग इन अ बैंक। ठीक है, एंड माई ब्रदर इज़ स्टडिंग इन स्कूल। ठीक है, बहुत अच्छे। यहाँ पर गलती हमारी कहाँ हो रही पता है, जब वाक्य क्या हो, जब वाक्य हमारे रूटीन हो, जब वाक्य रूटीन हो तो क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग नहीं करेंगे। हम बताए थे ना, रूटीन एक्शन को लिखने के लिए किसका यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैं बताया था ना, मैं प्रतिदिन स्कूल जाया करता हूँ, मैं आप लोग प्रतिदिन स्कूल जाया करते थे, जाया करते हैं, तो क्या होता है, ही। ठीक है, ही गोज़ टू स्कूल एवरीडे, दैट इज़ हमारा ये क्या हुआ, रूटीन एक्शन हुआ। तो रूटीन एक्शन को लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है,
यहाँ पर माई फादर, यहाँ पर क्या होगा, इज़ वर्किंग नहीं, वो तो डेली जाते हैं ना, उनका रूटीन हो गया ना, जब वर्क करेंगे तो डेली ही तो जाएंगे ना। तो यहाँ पर हमारा इज़ वर्किंग नहीं होगा, इसे हम किस में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी मान लीजिए मेरा भाई ये प्रतिदिन पढ़ने जा रहा है ना, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देंगे, सिंगुलर है तो यहाँ पर भी वर्ब को चेंज करके इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट में कर देंगे। तो हमारा जो करेक्ट फॉर्म हो जाएगा, माई फादर वर्क्स इन बैंक एंड माई ब्रदर स्टडीज इन स्कूल, दैट इज करेक्ट। यहाँ पर देखिए जब हम बात करते हैं, लेकिन अगर इसी में जब हम बात करते हैं, रुकिए रुकिए रुकिए, थोड़ा सा इसको हम क्लियर कर देते हैं, थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा पेन का कलर थोड़ा सा अच्छे कलर से ले लेते हैं। आइए आइए यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, सर आप बोलेंगे सर अभी आप बोले कि कोई कार्य क्या हो कोई कार्य, रूटीन हो। ठीक है, तो उसमें हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट का। आपने बताया सर कि रूटीन एक्शन को हम लोग लिखने के लिए क्या करते हैं, रूटीन एक्शन हो अगर तो उसको हम लोग लिखने के लिए क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं सर, प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज करते हैं। तो सर यहाँ पर भी ये तो हमारा रूटीन एक्शन ही हुआ ना, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम नाउडेज, हम तो प्रतिदिन ही नई तैयारी करते हैं। लेकिन देखो मेरे भाई बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर साफ साफ वो अक्षरों में लिखा गया है कि अगर कार्य ऐसा हो जो कुछ अवधि के लिए रूटीन रहे, ठीक है, कुछ अवधि के लिए रूटीन रहे, तो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करें। देखो मेरे भाई अगर हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग भी तैयारी कर रहे हो, कुछ दिन के लिए कर रहे हो ना, मान लो 6 माह की तैयारी करोगे, पूरे अपने आप को झोंक दोगे, एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, इन सब से दूर रहोगे, थोड़ा मोह माया से दूर रहोगे, तो क्या होगा मेरे भाई, जब तुम आप अपने आप पर 6 महीना खर्च करोगे ना, तो फिर लोग आपको सर्च करेंगे। ठीक है, इसीलिए अपने आप पर खर्च करो। ठीक है मेरे भाई, 6 माह जब तुम अपने आप पर दो देखो ना, 6 माह मत, ओनली 6 मंथ अपने आप पर दो, फिर देखो तुम क्या होता है। तो जब हम किसी चीज़ को कुछ समय कुछ अवधि के लिए करते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ हमारा रूटीन हो, चेंज नहीं होने वाला हो, तो वहाँ पर हम एकदम प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में हम लोग ये समझते हैं कि क्या, जो कार्य भूतकाल में हो रहा था, जो कार्य कहाँ हो रहा था, भूतकाल में हो रहा था, वह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। जो कार्य भूतकाल में हो रहा था वह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे जो कार्य, जैसे क्या, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था लेकिन तुम नहीं आए। ठीक है, अगर मान लो कोई बोल रहा है, किसी को बोलता है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था लेकिन तुम नहीं आई, ये क्या हुआ, पास्ट में बोल रहा है ना, बहुत गुस्से में बोल रहा है। तो जब ऐसे पॉजिटिव सेंटेंस का, जब हम पास्ट कंटिन्यूअस के पॉजिटिव सेंटेंस को बनाते हैं, तो हमारे जो स्ट्रक्चर होते हैं वो होते हैं सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, जैसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो ये फिक्स है कि आईएनजी फॉर्म लगेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब का नॉट लगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट बाद नॉट लगाएंगे, फिर आईएनजी फॉर्म ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब बनाएंगे इंट्रोगेटिव तो वाज या वर लगाएंगे, फिर वाज वर के बाद सब्जेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वाज वर का यूज देखते हैं। वाज किसके साथ लगाएंगे, वाज का यूज हम किसके साथ करेंगे, वो हो ये करेंगे हम सिंगुलर के साथ। जैसे आ गया ही सी, या कोई वन नेम, क्या हो गया, कोई वन नेम, तो क्या लगाएंगे, वाज। वर का प्रयोग किसके साथ करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे हम प्लुरल के साथ। किसके साथ, प्लुरल के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, एक बहुत अच्छी हमारी यहाँ पर एक पॉइंट लिखी हुई है, थोड़ा सा उसको समझते हैं। देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर देखते हैं, लिखा है काल्पनिक वाक्यों में सभी सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होता है। काल्पनिक वाक्य मतलब क्या समझे, जैसे मैं बोलना चाहता हूँ काश में चिड़िया होता, क्या, काश में चिड़िया होता तो क्या करता, उड़ता। काश में भगवान होता तो गरीबों की मदद करता। काश में अमीर होता तो ज़रूरतमंद लोगों को पैसा देता। ये हमारी क्या है, काल्पनिक सोच है, इमेजिनेशन है। तो इन सब के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में क्या लगाते हैं, वर ही लगाते हैं। ठीक है ना, दैट इज़ क्लियर।
जैसे यहाँ पर देखिए आई विश क्या, आई वर अ बर्ड, काश में चिड़िया होता। ही प्रिटेंडेड एज ही वर स्लीपिंग, वह ऐसे बिहेव कर रहा था कि जैसे क्या हो, वो सोया हुआ हो। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस से सीधा सा इसके नाम से ही पता चल जा रहा है क्या, फ्यूचर में भविष्य, कॉन्टिन्यूस में जो कंटिन्यूइंग हो, जो चल रहा हो, जो कार्य भविष्य में हो रहा होगा, जो कार्य हमारा क्या होगा भविष्य में हो रहा होगा, वो किसके अंतर्गत आते हैं, फ्यूचर टेंस के अंतर्गत। जैसे वी शैल बी टेकिंग द एग्जाम एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, जैसे अगर हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम एग्ज़ाम देंगे तो मान लो हम ये बोल सकते हैं वी शैल बी, आज के इसी समय में कल हम क्या करेंगे, एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो वो कॉन्टिन्यूस होगा ना फ्यूचर में, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस बोलेंगे। इसके बनाने के जो हमारे स्ट्रक्चर है उसे देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, उसके बाद बी लगाएंगे, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जब निगेटिव लगाएंगे तो शैल विल के बाद नॉट लगाएंगे, फिर बी, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जब इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी। जब निगेटिव बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो हमारे होते हैं यही से आते हैं। कुछ वर्ब्स का प्रयोग हम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में पूछेगा तो वही फॉर्म देगा जिसका हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका प्रयोग हम सामान्यतः आईएनजी फॉर्म में नहीं होता। वो कौन कौन से वर्ब होते हैं उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये हमारी वर्ब की सूची है जो हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में इसका यूज़ नहीं करते हैं। और जो हमारे एग्जामिनर होते हैं उनका यह बहुत प्यारा कंसेप्ट है, बहुत प्यारा रूल है। सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे डियर स्टूडेंट। तो चलो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं क्या कि वर्ब ऑफ परसेप्शन। वर्ब ऑफ, जैसे सी हो गया, क्या हो गया, सी हो गया, इसका आईएनजी फॉर्म नहीं होता। टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, हियर हो गया, प्रीफर हो गया, पीस हो गया, नोटिस हो गया, रिकॉग्नाइज हो गया। इन सब का यूज़ हम किस में नहीं करते हैं, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं करते हैं। जब हमारे पास वर्ब ऑफ थिंकिंग हो, प्रोसेस हो, जैसे थिंक हो, नाउ हो, मीन हो, माइंड हो, रिमेंबर हो, सपोज हो, तो इस सब का प्रयोग हम क्या, ऑन, हैव, बिलोंग, पोसेस, कॉन्टेंट, कॉन्सिस्ट, ब्लेब, लाइक, डिसलाइक, लव, एडोर, वांट, विश, डिजायर, हैट, एग्री, ट्रस्ट, इमेजिन, ये जितने भी हैं यहाँ पर, जितने, ऑल क्या है, ऑल इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट, ठीक है मेरे भाई। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होते हैं ना टेंथ में यहीं से बनते हैं, इसी फॉर्म से बनते हैं। एग्जामिनर का बहुत प्यारा कंसेप्ट है, ठीक है। ये कभी भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो हमारे एग्जामिनर्स है वो कैसे पूछते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर समझते हैं। ही इज़ ऑनिंग अ कार, हम क्या बोले, ये जो होते हैं क्या होते हैं, आईएनजी फॉर्म में नहीं आ देता। जब आईएनजी फॉर्म में नहीं आएंगे तो इसे हम सिंपल में चेंज कर देंगे, ही ऑन्स ए कार। दिस हाउस इज़ बिलोंगिंग टू मी, दैट इज़ गलत। ऐसे बहुत ज़्यादा स्पोकन में ऐसे बोलते हैं, स्पोकन में बहुत ज़्यादा ऐसे बोल के निकल जाते हैं, लेकिन ये कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम से इसमें ऐसे निकलना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये हमारे क्या करते हैं, छोटी छोटी पॉइंटों को देखते हैं। हम लोग स्पोकन में कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, बस उसका मीनिंग समझ जाए सामने वाला बहुत है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, ये हमारा करेक्ट फॉर्म होगा। जब आई एम नॉट मीनिंग एनीथिंग रॉन्ग, तो यहाँ पर फिर हमारा क्या होगा, मीन, दैट इज़ मीन, बताए थे ना, ये भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस में नहीं आता है। जब आई सी भी क्या होता है, नहीं आता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, यहाँ पर देखे समझते हैं। अगर हैव का अर्थ अधिकार होना, क्या हो, पोसेसन, क्या हो, पोसेसन, तो हम हैव में आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। जब पोसेसन हो, जब अधिकार जताते हो, तो हम आईएनजी फॉर्म का नहीं प्रयोग करेंगे। लेकिन जब हैव का अर्थ हमारा इंजॉय करना हो, फन करना हो, ठीक है, जब इंजॉय करना हो, खाना हो, ठीक है, फन करना हो, तो आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, ठीक है, आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, ये ठीक है, खाना है, अच्छी बात है। खाने के लिए हम हैव का जब प्रयोग करेंगे तो आईएनजी फॉर्म में कर सकते हैं। लेकिन जब हम पोसेसन दिखाएंगे, अधिकार दिखाएंगे, आई एम हैविंग अ कार, दैट इज़ गलत। क्या होगा, आई हैव अ कार, ठीक है। जैसे मान लो हम लिख दें यहाँ पर क्या, माधुरी दीक्षित, माधुरी दीक्षित हैविंग
बिग फैन फ्लोइंग। तो यहाँ हमारा क्या गलत होगा, माधुरी दीक्षित हैविंग बीन बिग फैन फ्लोइंग। यहाँ पर देखिए हैविंग क्या कर रहा है, पोसेशन को दर्शा रहा है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, हैविंग नहीं हो, क्या होगा हैज़ बिग फैन फ्लोइंग। ठीक है, अब आइए नाउ रिमेंबर, हम देखते हैं थिंक, रिमेंबर, फील, लुक, अपीयर। ठीक है, जिनका प्रयोग सामान्य वाक्यों में आईएनजी फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब प्रयोग अगर भावनाओं को दर्शाने के लिए करते हैं तब उनका प्रयोग आईएनजी फॉर्म में किया जा सकता है। ठीक है, जैसे आई एम थिंकिंग यू आर राइट। ठीक है, ये गलत है, लेकिन जब हम इसे बोलेंगे क्या, आई थिंक यू आर राइट, ये सही है। आई एम थिंकिंग यू, ये क्या करें, हम अपने भावनाओं को दर्शा रहे हैं, मैं आपके ही बारे में सोच रहा था, ये हमारा सही है। ठीक है, इट वॉज अपियरिंग एज इफ द यू आर गोइंग टू किल अस, ये हमारा गलत है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब हम भावनाओं को दर्शाएंगे तो ये हमारा सही है। ओके ना, यू आर लुकिंग गुड, ये हमारे क्या कर रहे हैं, अपने भावनाओं को दर्शा रहे हैं, अपनी फीलिंग बता रहे हैं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, यू आर लुकिंग गुड, यू आर लुकिंग सो गुड। ठीक है, जीरांड हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब का आईएनजी फॉर्म में होते हैं। जीरांड हो गया, जीरांड मतलब आप लोगों को पता ही है क्या, वर्ब में आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी वही होता है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म में होते हैं। जैसे बीइंग इल, आई कुड नॉट कैम, गेटिंग अ जॉब इजी नाउअडेज, सीइंग इज बिलोंगिंग, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। यहाँ पर स्विमिंग हमारा क्या है, जीरांड है, सीइंग हमारा क्या है, जीरांड है, गेटिंग क्या है, जीरांड है, बीइंग क्या है, सब जीरांड है। जितने भी हमारे सब्जेक्ट के रूप में जब आईएनजी फॉर्म आते हैं तो क्या होते हैं, जीरांड होते हैं। इसका जब हम पढ़ेंगे ना वर्ब तो उसमें अच्छे तरीके से समझेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं सभी प्रीपोजिशन, जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं, प्रीपोजिशन के बाद हमारा क्या आता है, तो सभी प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब का प्रयोग होता है तब वर्ब का आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए। सभी प्रीपोजिशन अगर वर्ब, देखिए प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब का प्रयोग करते हैं, अगर हमारा यहाँ पर प्रीपोजिशन है उसके बाद अगर हम वर्ब लगाते हैं तब वर्ब में क्या लगाएंगे, हम आईएनजी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। ये हमारी कॉन्सेप्ट हो गई। ठीक है, इसे याद रखेंगे। जैसे देखिए बैट्स आर कैपेबल ऑफ, यहाँ पर हमारा क्या होगा, प्रीपोजिशन, क्या हो गया, प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर वर्ब में क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगा। यस, यहाँ पर देखिए वी मिस्ड कॉप अवे फ्रॉम, फ्रॉम हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, वर्ब में आईएनजी आएगा, स्मोकिंग। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए हम समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या समझते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कार्य क्या होता है, जो कार्य अभी अभी या हाल फिलहाल ख़त्म हुआ, जो कार्य अभी अभी या हाल फिलहाल ख़त्म हुआ वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे ही हैज़ कम टू दिल्ली रिसेंटली, वो अभी अभी दिल्ली से आया। ये अभी अभी काम जो क्या हो रहा है, अभी अभी तो ख़त्म हुआ, अभी अभी तो आया है, हाल ही फिलहाल की बात है ना। अगर मान ले मेरे घर, आपके घर मान लीजिए कोई क्या है, कोई गेस्ट आए, ठीक है, आप बोलेंगे क्या, चाय पी लीजिए आप, तो वो बोलेंगे आप भी पी लीजिए, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो अभी अभी चाय पिया हूँ। तो ये कौन से टेंस में होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होंगे ना। जब देखिए जब कार्य महत्वपूर्ण हो, ना कि कार्य होने का समय या कार्य होने का समय का उल्लेख भी ना हो, तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट, ठीक है, वी हैव रिच द मून, ये हमारे क्या हैं, टाइम का यहाँ पर मेंशन नहीं है लेकिन फिर भी ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। जब इसकी पॉजिटिव सेंटेंस की हम फॉर्मूला की बात करते हैं, इसमें हम हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव, हैज़ जो होता है हमारा, हैज़ का प्रयोग हम सिंगुलर के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं मेरे, तो सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हैज़, और हैव का प्रयोग जो करते हैं हम, हैव का प्रयोग करते हैं प्लूरल के साथ। किसके साथ, प्लूरल के साथ हैव, सिंगुलर के साथ हैज़। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग अच्छे से देख लेंगे। सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव। जैसे साइंस हैज़ गिवन अस मेनी न्यू इन्वेंशन, ठीक है, एग्जाम्पल है वी हैव रिच द मून, वी हैव रिच द मून। यहाँ पर देखिए अगर भूतकाल के समय का उल्लेख हो, क्या हो, अगर भूतकाल के समय का उल्लेख हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं, भूतकाल के समय का उल्लेख हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं, बल्कि क्या लगाएंगे हम, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया साइंस गेव अस मैनी लाइफ सेविंग डॉग्स इन द 9th सेंचुरी, ये हमारा 9th सेंचुरी क्या हुआ, पास्ट की बात हो रही ना, 9th सेंचुरी में हुआ है।
तो ये हमारे सिंपल पास्ट में आएंगे। सिंपल सी बात है, वी रीच द मून, ठीक है, हम लोग मून पर पहुँचेंगे कितना इतना 22 अक्टूबर 2008, ये हमारी पास्ट की बात हुई, तो हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए एक वाक्य में हैव के किसी फॉर्म, ठीक है, किसी भी फॉर्म का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट के फॉर्मूले में फिट होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के फॉर्मूले में प्रयुक्त होते हैं। सामान्यतः रिसेंटली, ऑलरेडी, एट, सो फार का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, ठीक है। एट का जो प्रयोग होता है वो परफेक्ट टेंस के निगेटिव वाक्य में होता है। देखिए रिसेंटली, ऑलरेडी, एट, सो फार का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट या सभी परफेक्ट टेंसों में होती है, ठीक है। लेकिन जब एट का प्रयोग करते हैं सामान्य, तो उससे हमारा वाक्य क्या अर्थ निकलता है, निगेटिव अर्थ निकलता है, ठीक है ना। अगर सिंस के बाद हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हो, अगर सिंस के बाद हम क्या करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होगा। तो उसके पहले देखिए ये हमारा सिंस हो गया, ठीक है, बहुत अच्छे। रुक जाइए, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ब्लू लेते हैं, ओके, स्लाइड को क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं, ठीक है, ये हमारा सीन्स हो गया, क्या हो गया, ये हमारा सीन्स। इसके जस्ट बाद क्या हो गया, इसके जस्ट बाद अगर हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, तो इसके जस्ट पहले हमारा क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, ठीक है। ये हमारे बहुत अच्छे कंसेप्ट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम से पूछे गए हैं। एनडीए हो, ठीक है, एयरफोर्स हो, इन सारे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जामिनर का बहुत प्यारा कंसेप्ट है। इससे आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब हम करेंगे, जैसे हमारा टेंस का ये खत्म होगा, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाएंगे, तो आप देखिएगा इससे बहुत सारे एनडीए में, सीजीएल में, एसएससी, सीएचएसएल में इस कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। भर भर के एग्जामिनर इस कंसेप्ट से क्वेश्चन देता है। तो हमें याद रखना है क्या, सिंस हो, ठीक है, क्या हो, सिंस हो, तो इसके जस्ट बाद हमारा क्या आएगा, सिंपल पास्ट आएगा, क्या आएगा, सिंपल पास्ट आएगा। इसके पहले क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट है, इसके बाद सिंपल पास्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे चलिए, ऐसे वाक्य हम प्रेजेंट परफेक्ट के स्थान पर मॉडल भी या परफेक्ट फॉर्म भी आ सकते हैं। हाँ अच्छी बात है। ऐसे बात जब परफेक्ट के स्थान पर हमारे कोई मॉडल्स आ सकते हैं, ठीक है, माइट, कोड, जो भी हो। जैसे ही में हैव ग्राउंड ओल्ड सिंस ही लास्ट सो से, यहाँ पर सिंपल पास्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारा सिंस हो गया, ठीक है, सिंस के बाद सिंपल पास्ट, यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन क्या लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पर हमारा मॉडल भी परफेक्ट फॉर्म में आ सकता है। तो हमारा मे हो गया, अब मे के साथ हैव आ गया, तो क्या हो गया, हमारा परफेक्ट फॉर्म ही तो हुआ ना। अगर सिंस का प्रयोग देखिए, अगर सिंस का जब हम प्रयोग वाक्य की शुरुआत में कर देते हैं, तो उसके बाद सिंपल पास्ट आएगा, ठीक है, वाक्य में करते हैं तो सिंपल पास्ट, ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, ठीक है। लेकिन प्रथम भाग में, सिंस के प्रथम भाग में आ जाएगा, ठीक है ना। सिंपल पास्ट प्रथम भाग में यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। नीचे दिए गए विभिन्न वाक्यों को देखें और बताएं हमें कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा। यहाँ पर देखिए बिफोर है, ठीक है, बिफोर है। बिफोर से पहले क्या है, ये सिंपल पास्ट टेंस है। बिफोर के बाद क्या है, ये भी तो वही है। दो सिंपल पास्ट एक साथ कैसे आ सकते हैं। यहाँ पर एक सीधा सा हम ये बात को समझेंगे। ये हो गया हमारा पास्ट, क्या हो गया, पास्ट। और जो पास्ट का पास्ट होगा वो क्या होता है, पास्ट का पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट। क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पर देखिए ही स्टॉप्ड हिज कार, उसने कार रोका, कब, तो इसका पास्ट करेंगे ना, तो इसका पास्ट ये होगा, आई हैड सीन हिम, जब मैंने उसको देखा तो फिर मैंने कार को रोका ना, उसको देखने से पहले मैंने कार को रोका, पास्ट का पास्ट होता है, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे ना, यहाँ पर आ जाओ यहाँ पर, तो इधर हमारा होगा पास्ट परफेक्ट, क्या होगा, पास्ट परफेक्ट प्लस क्या होगा, बिफोर, उसके बाद क्या होगा, सिंपल पास्ट, क्या होगा, सिंपल पास्ट। ये हमारा एक स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है,
सेकेंड जब हम बात करते हैं तो आएगा हमारा सिंपल पास्ट। क्या आएगा? सिंपल पास्ट। उसके बाद हमारा होगा क्या? आफ्टर। आफ्टर के जस्ट बाद हमारा क्या होगा? पास्ट परफेक्ट। क्या होगा? पास्ट परफेक्ट। ये हमारे 2-3 स्ट्रक्चर हुए, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग। ठीक है, बिफोर के बाद भी अंडरस्टूड। ठीक है, एनीथिंग। उसके बाद द रोबर हैड, यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, पास्ट का पास्ट, पास्ट परफेक्ट। देखिए आई मेट हैम आफ्टर ही फिनिश्ड माई वर्क। देखिए आई के साथ, ठीक है, आई से पहले, आफ्टर से पहले क्या आएगा? सिंपल पास्ट। उसके बाद क्या आना चाहिए? पास्ट परफेक्ट। ये सही है। ठीक है ना। यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रथम वाक्य का फॉर्मेशन कैसे था? बिफोर था, ओके। बिफोर का पहले जब फर्स्ट एक्शन होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, जो सेकेंड एक्शन होगा वो सिंपल पास्ट में होगा। जब बिफोर का प्रयोग अगर हम शुरू में करते हैं तो सेकेंड एक्शन हमारा किस में आएगा? सिंपल पास्ट में। फर्स्ट एक्शन किस में आएगा? पास्ट परफेक्ट में। ऑल इज क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे कैसे हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं। जब आफ्टर का प्रयोग करते हैं तो आफ्टर के पहले हम बताए थे सिंपल पास्ट, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट। जब बाय द टाइम वाक्य की शुरुआत में आए तो सेकेंड एक्शन सिंपल पास्ट में होगा, फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट में होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर दो कार्य पास्ट में एक के बाद एक हो तो पहला कार्य पास्ट परफेक्ट में होगा और दूसरा सिंपल पास्ट में होगा। जो अभी हम यहाँ पर बताए थे ना, क्या पास्ट का जो पास्ट होता है वो क्या होता है? पास्ट परफेक्ट होता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। क्या कि अगर दो कार्य पास्ट में एक के बाद एक हो तो पहला कार्य पास्ट परफेक्ट में होगा तो दूसरा सिंपल पास्ट में होगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हैड के बाद नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, हैड आ जाएगा तो इंट्रोगेटिव। अब देखिए यहाँ पर देखिए वाक्य यहाँ पर व्हेन आनंद रीच हिज विलेज, व्हेन आनंद रीच्ड हिज विलेज ही फाउंड दैट द न्यूज़ अबाउट हिम हैड प्रीसेड हिम। देखिए जब आनंद गांव पहुंचा, जब क्या हुआ? आनंद जब गांव पहुंचा, व्हेन ही रीच्ड अनंत विलेज। ठीक है, जब आनंद गांव पहुंचा तो पाया कि उसके बारे में जो न्यूज़ थी वह उससे पहले पहुंच चुकी है। तो ये किस में होगा? न्यूज़ किस में होगा? उससे पहले पहुंच चुकी थी ना, तो ये किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में जाएगा। किस में? पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में हम देखते हैं जो कार्य क्या, जो कार्य भविष्य में ख़त्म हो चुका होगा वो फ्यूचर परफेक्ट के अंतर्गत आता है। जो कार्य फ्यूचर में ख़त्म हो चुका होगा वो किसके अंतर्गत आता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंतर्गत आता है। फ्यूचर परफेक्ट के अंतर्गत आता है। सॉरी यहाँ पर देखिए बाय द टाइम हो। ठीक है, बाय द टाइम स्टार्टिंग हो तो उसके बाद क्या आएगा? सिंपल प्रेजेंट। अगर बाय द टाइम के बाद जस्ट बाद सिंपल प्रेजेंट आता है तो उसके बाद हमारा क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट होगा। ये हमें ध्यान में रखना है। क्या है ना, बाय द टाइम सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा। ठीक है, बाय द टाइम। इसके बाद आ गया हमारा सिंपल प्रेजेंट, तो इसके जस्ट बाद हमारा क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट का पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, उसके बाद हैव लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जब नेगेटिव बनाएंगे तो सेल विल के बाद नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल सेल बाहर, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर V3, फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट। ठीक है, आगे देखिए बाय द टाइम के बाद सिंपल प्रेजेंट तो आगे फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, बाय द टाइम के साथ सिंपल पास्ट तो आगे पास्ट परफेक्ट। ये दोनों स्ट्रक्चर VVI फॉर ऑल वन डे एग्जाम, सभी वन डे एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होते हैं? जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो। ठीक है, कोई कार्य कहाँ से शुरू हुआ? भूतकाल में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंतर्गत आता है। जैसे आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर कितना? 5 ईयर्स में क्या कर रहा हूँ? पिछले 5 सालों से दिल्ली में रह रहा हूँ और अभी भी क्या कर रहा हूँ? रह रहा हूँ। तो क्या हुआ?
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका पॉजिटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव लगाते हैं, फिर बीन लगाते हैं, फिर आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद ये फॉर या सिंस, उसके बाद टाइम लगाते हैं। अब देखते हैं कि फॉर या सिंस किसके साथ लगेगा। ठीक है, आइए यहाँ पर देखते हैं फॉर का प्रयोग कब होगा, फॉर कब लगाएंगे, आखिर में वाक्य में फॉर कब लगाएंगे, सिंस कब लगाएंगे, ये समझेंगे तब तो बनाएंगे। जब वाक्य की अवधि का उल्लेख हो, जब समय की अवधि का उल्लेख हो, तब फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर 2 hours, फॉर लास्ट 2 years, फॉर 5 days, फॉर लास्ट 2 months, फॉर 10 years, फॉर लास्ट 3 weeks। तो क्या करेंगे हम, फॉर का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे फॉर का प्रयोग, जब समय के अवधि का उल्लेख हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए सिंस जब शुरुआती समय का उल्लेख हो, सिंस कब लगाएंगे, जब शुरुआती समय का उल्लेख हो, बिगनिंग हो तो सिंस का प्रयोग होगा। जैसे सिंस मंडे, सिंस द बिगनिंग, सिंस 2008, सिंस द इमेमोरियल, सिंस 7 PM, सिंस लास्ट ईयर, सिंस चाइल्डहुड। इसके साथ इन सभी के साथ सिंस 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 चाइल्डहुड। ठीक है, आइए यहाँ पर देखिए सिंस का प्रयोग किसके सिंस का प्रयोग कैलेंडर के साथ, जैसे डेज का नाम आ गया, डेट्स आ गया, ईयर्स आ गया, मंथ्स आ गया, ओकेजन आ गया। जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, डेज आ गया 7 मई, 8 जुलाई, ईयर में आ गया 2005, 2007, 2008, 2019, 2020, मंथ में मई, जून, ETC, ओकेजन में होली, दिवाली। ठीक है, इन सब के साथ क्या लगाएंगे, सिंस। क्या लगाएंगे, सिंस। और क्लॉक का टाइम, जैसे 7 o'clock, 8 PM, 9 PM, इन सब के साथ क्या लगाएंगे, सिंस। स्टेज ऑफ लाइफ, जब लाइफ की स्टेज, जैसे चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, इन सब के साथ क्या, सिंस। पार्ट ऑफ ईच डे, जब ईच डे जी, जब जैसे मॉर्निंग, लास्ट नाइट, मून, आफ्टरनून, ये सब के साथ क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जब बात करते हैं तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो कार्य भूतकाल में, जो कार्य कहाँ से शुरू हो, जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ, चला और भूतकाल में ही ख़त्म हो गया, उसे क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। जैसे आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मैंने तुम्हारा इंतज़ार कब से किया था, मॉर्निंग से किया था। चला, फिर क्या हो गया, मान लो इंतज़ार किया, फिर क्या कर दिया, ख़त्म हो गया, पास्ट में ही। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए पास्ट परफेक्ट का कंटिन्यूअस का जो रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड, उसके बाद बीन, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर ए प्लस टाइम। निगेटिव की बात करेंगे तो हैड के बाद नॉट लगाएंगे। अब इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ कर देंगे सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जब बात करते हैं तो जो कार्य क्या हो, जो कार्य भविष्य में किसी समय तक जारी हो, जो कार्य क्या हो भविष्य के किसी समय तक जारी रहेगा, वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत आता है। जैसे आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। जैसे हम बोलना चाहें क्या कि इस मंथ के लास्ट तक, चाहे इस साल के लास्ट तक मुझे दिल्ली रहते हुए 5 साल हो जाएगा। तो ये हमारे किसके अंतर्गत आएंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। जैसे ही विल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम 2 o'clock, और 2 बजे तक खेलती रहेगी, तो ये किसके अंतर्गत आ गया, एक फिक्स टाइम हो रहा है ना 2 बजे तक, फ्यूचर परफेक्ट। इसके बनाने के जो नियम है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव के बाद बीन, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट सिंस प्लस टाइम। ठीक है, ये उस बताए थे ना, जिन वर्ब्स का प्रयोग समानता आईएनजी फॉर्म में नहीं होता, उनका प्रयोग हम किस में करते हैं, कॉन्टिन्यूअस। उनका कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों तरह के टेंस में नहीं किया जा सकता है। दोनों भाव आईएनजी फॉर्म में होते हैं। अगर ऐसे भाव कॉन्टिन्यूअस में होते हैं तो इंडेफिनिट टेंस में परिवर्तित करते हैं। जैसे आई एम नोइंग यू, आई नो यू। अगर ऐसे भाव परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो तो परफेक्ट टेंस में करते हैं। जैसे आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 5 years, आई हैव नोन हिम फॉर 5 years। ओके, चलिए यहाँ पर एक और बस ये स्लाइड लास्ट है हमारी। फॉर या सिंस का प्रयोग परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों प्रकार के टेंसों में होता है। जैसे आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years, आई हैड नो हिम फॉर 2 years। ठीक है,
परफेक्ट में भी होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी सिंस या फॉर का प्रयोग होता है। अगर वाक्य में सिंस प्लस टाइम का प्रयोग हो तो वाक्य सिर्फ परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होना चाहिए। अगर वाक्य के साथ सिंस प्लस टाइम हो तो वाक्य किस में होना चाहिए, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। जैसे आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग गलत है, आई हैव क्या होना चाहिए, आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग, परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सभी टेंसेस को ऑल टेंस को हम लोग क्या किए, बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल बेसिक से पढ़े। ठीक है, हर एक कंसेप्ट को देखे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत, जो कल की वीडियो हमारी होने वाली है उसमें हम लोग इसके क्वेश्चंस लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे, क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ठीक है ना मेरे दोस्त, क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो VVI होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर लाइक कर दीजिए, फिर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। क्योंकि ये जो आपकी बैच है, ये जो बैच है इंग्लिश स्पेशल, क्या है हमारी बैच, इंग्लिश स्पेशल बैच, इंग्लिश स्पेशल बैच है। इसमें हम भारतवर्ष के वो सभी वनडे एग्ज़ाम्स को क्लियर करने वाले हैं, चाहे वो NDA क्यों ना हो, एयरफोर्स क्यों ना हो, नेवी क्यों ना हो, आर्मी हो, CGL हो, SSC हो, इन सभी एग्ज़ामों को हम लोग देखने वाले हैं। तो कल के वीडियो में हम प्रीवियस ईयर की जितनी सारे क्वेश्चंस पूछी गई है टेंस को, उन सभी को कलेक्ट करके फिर आपके लिए हम लोग लाइव प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को एक बार और देख के अच्छे तरीके से समझ देंगे। अगर किसी भी प्रकार की डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देंगे, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय बाय, थैंक यू सो मच।